इस समझने पर ज्यादा फोकस देना है ना। चलो, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? शीत युद्ध के बाद में उभरती हुई विश्व व्यवस्था, इस मुद्दे पर हमने बात की। मतलब 1991 से लेकर के आज तक की तारीख में क्या क्या बदलाव हो गए, वो सारी चीजें हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से कवर की। आईआर का हमारा दूसरा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ और क्षेत्रीय संगठन। ये जो हेडिंग दिख रही है ना आपको, ये क्या कह रही है? संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठन। तो पिछली क्लास का मुद्दा था हमारा कि पॉलिटिकल डोमेन के अंदर कौन सा देश किस तरह का प्रभुत्व रख रहा है पिछले 25 सालों के या पिछले 35 सालों के दौरान। मतलब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आना और उसके बाद में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पनपना, इस पूरी चीज को हमने पिछली क्लास में कवर अप किया। तो मेंस एग्जाम में वहां से आसानी से आपको क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एक बार, तो अब भी आ सकता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र का टॉपिक है, इससे सीधा प्रश्न नहीं आया अभी तक, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है शायद संयुक्त राष्ट्र और भारत का जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर कोई प्रश्न आ जाए। उस चीज को हम अभी कंप्लीट कवर नहीं करेंगे, उसको हम कवर करेंगे जब हम भारत की विदेश नीति पढ़ेंगे, तब वहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच में क्या संबंध है, भारत की भूमिका क्या है, और आज के तारीख में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र कैसे महत्वपूर्ण है, और भारत उसके परिप्रेक्ष्य में क्या क्या करना चाहता है, क्या भागीदारी रखता है। अभी हम ये समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे काम करता है। देखो, जब आपका पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में, तो आप सभी ने अगर विश्व का इतिहास पढ़ा होगा तो वहां पर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये दोनों आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक्स में भी है और एनसीईआरटी में भी है। तो हुआ क्या था कि पूरा विश्व नव उपनिवेशवाद की तरफ आगे बढ़ रहा था, नव साम्राज्यवाद की तरफ आगे बढ़ रहा था। उपनिवेशवाद नहीं बोलूंगा, नव साम्राज्यवाद की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब ये नव साम्राज्यवाद क्या चीज है? तो पिछले बार के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि जो औद्योगिकीकरण है उसने काफी हद तक नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया था। पहले अब उस पर जाने से पहले हम साम्राज्यवाद की बात कर लें। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ तो में देखना है, लेकिन ये दो तीन टर्म्स हैं जो हम समझते हुए चले। तो साम्राज्यवाद है क्या? तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि जो वाद शब्द जब भी आपको दिखे, तो वाद का मतलब होता है थ्योरी। किसी तरह की कोई थ्योरी बनाई गई है, वो वाद है। इसके आगे जो शब्द लगा दोगे उसी के संबंध में वो थ्योरी है। वाद मतलब एक धारणा, ठीक है, आइडियोलॉजी, विचारधारा, ठीक है। जैसे कि अगर हमने इसके आगे पूंजी लगा दिया तो हम बात कर रहे हैं पूंजीवाद की, मतलब पूंजी का उपयोग और पूंजी को केंद्र में रख करके जो विचार काम कर रहा है विश्व में, उसकी बात हम वहां कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम साम्राज्य की बात करते हैं तब हम एक राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। किसकी? राजनीतिक व्यवस्था। साम्राज्यवाद क्या था? एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था था। और ये जो साम्राज्यवाद है ना, जैसे मान लो एक सिक्का होता है, दो पहलू होते हैं ना सिक्के के। जैसे सिक्के के पीछे हम क्या देखते हैं? अशोक स्तंभ होता है हमारे, और इधर क्या होता है? वो रुपया जो भी बना होता है वो होता है। वैसे ही साम्राज्यवाद शब्द और उपनिवेशवाद शब्द दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब इस सिक्के को अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये साम्राज्यवाद है। मतलब अगर आप ब्रिटेन में खड़े होकर के और अगर इस व्यवस्था को देखने की कोशिश करोगे तो क्या है? साम्राज्यवाद। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में राज किसका है? साम्राज्ञी का। साम्राज्ञी का, ठीक है। या तो सम्राट का होगा या साम्राज्ञी का। तो साम्राज्ञी वहां पर महिला जो है वो है मुखिया। ब्रिटेन में साम्राज्ञी का राज है, ठीक है। और उसका राज है, अच्छा उस समय तो एम्परर हुआ करता था, जो भी सम्राट होता था उसका राज था। बाद में फिर वहां पर साम्राज्ञी वाली जो भावना हमने देखी है ना। तो ब्रिटेन में जो सम्राट है, जो भी है, वो सम्राट जिस विचारधारा के साथ इस विचारधारा को लागू कर रहा है दूसरों पर शासन करने की, या खुद के राष्ट्र को फैला करके और एक बड़ी लंबी चौड़ी सीमा पूरे विश्व में करने की, वही साम्राज्यवाद है उनके लिए। मतलब वो क्या कर रहे हैं?
अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार, अपनी संप्रभुता का विस्तार ब्रिटेन की सीमाओं से बाहर निकल करके और बाकी क्षेत्रों पे भी कर रहे हैं। मतलब वहां शासन उनका है। जैसे भारत है, भारत ब्रिटेन के साम्राज्य का हिस्सा था। मतलब सुप्रीम शक्ति भारत के बारे में निर्णय लेने की किसके पास थी? ब्रिटेन के पास। तो भारत को जब वो देखता था तो वो साम्राज्यवाद के नजरिए से देखता था। वहां के लोग जब बात करेंगे तो क्या करेंगे कि हम साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप भारत में आकर खड़े होकर के देखोगे तो अब आप क्या बोलोगे कि भारत को उपनिवेशवाद के अधीन किया हुआ है किन्होंने? ब्रिटेन वालों ने। ब्रिटेन वालों ने क्या कर रखा है? भारत को उपनिवेशवाद के अधीन कर रखा है, मतलब अपना उपनिवेश बना रखा है। ठीक है, समझ गए? जो पूर्तियां करता है ब्रिटेन के हितों की, दोनों ही रूप में। और चूंकि ब्रिटेन से हमारा संबंध कैसा है, शुरुआत होने से 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से जो कंपनी हमारे यहां पर आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बनकर तो आई व्यापारी, हड़प लिया क्या? पूरा का पूरा कपड़े का व्यापार। कपड़े का व्यापार हड़पा, यहां से कच्चा माल उठाया और कहां लेकर गए? ब्रिटेन। वहां माल बनाया और कहां बेचा? भारत में। और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसको चाहिए थी राजनीतिक शक्ति, उसने वो ली। यही चीज हुई ना? तो ब्रिटेन में जो औद्योगिकीकरण हो रहा है उसी की तो डिमांड है कच्चा माल। भाई ब्रिटेन को कच्चा माल क्यों चाहिए? क्योंकि ब्रिटेन में कारखाने लगे हैं। ब्रिटेन ने जो वाणिज्यवाद, मतलब जब वो पैसे को महत्व देने लगे थे या पैसे से पैसा बना रहे थे, उस वाणिज्यवाद से जो मुनाफा उन्होंने कमाया उसको उन्होंने निवेश कर दिया किसमें? मशीनों में, कारखानों में। और इसी को हम औद्योगिकीकरण बोलते हैं वहां पर। अब वहां पर हस्तचालित मशीनों का स्थान शक्ति चालित मशीनों ने ले लिया। शक्ति चालित मतलब यांत्रिक मशीनें जो किसी ऊर्जा के, मतलब यंत्र, मतलब हाथों से चलने वाले नहीं थे वो। अब मनुष्य नहीं चलाता था, पशु नहीं चलाते थे। अब उनको एक एनर्जी सोर्स चला रहा था, चाहे वो शुरुआती दौर का भाप हो या बाद के दौर की बिजली हो या कोयला हो, उन्हीं से चलते थे ना। तो ये चीजों से वो चल रहे थे। अब उसी की डिमांड थी कि कच्चा माल लाया जाए, इन फैक्ट्रियों में बड़ी तेजी से बनाया जाए और इसको बेचा जाए। तो भारत को साम्राज्यवाद के अधीन लाने में क्या औद्योगिक क्रांति का योगदान नहीं था? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए उत्तरदायी या जो सोर्सेज हैं और जो उसको विस्तारित करने के लिए मार्केट्स हैं, वो तभी आ पाएंगे जब तक कि आप किसी देश पे राजनीतिक नियंत्रण ना करो। तो ये है साम्राज्यवाद। अब हम आते हैं वापस। साम्राज्यवाद की शुरुआत तब से होना शुरू हो गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों की शुरुआत हुई। इन कंपनियों ने आकर के वैश्विक व्यापार पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। क्योंकि शुरुआती दौर में इनका उद्देश्य केवल व्यापार को हाथ हड़पना था, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रथम चरण साम्राज्यवाद का। लेकिन जब हम 19वीं शताब्दी में आए, 19वीं शताब्दी बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 1900, मतलब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1870-80, इस समय वैश्विक पटल पे कुछ और शक्तियां उभरना शुरू हुई। अभी तक तो ब्रिटेन बड़े प्लेयर के रूप में काम कर रहा था, पूरे विश्व में उसका राज था, अधिकतर उपनिवेश उसके थे। अब उठने शुरू हुए जर्मनी जैसे देश, रूस, अमेरिका, ठीक है, जापान, इन्होंने भी अब धीरे धीरे कहा कि नहीं, अकेला ब्रिटेन ही नहीं रहेगा, हमको भी औद्योगिक विकास करना है। अब यहां खुद एक महाशक्ति बनने के लिए जर्मनी भी उभर रहा है और भी यूरोपीय देश वहां पर उस संघर्ष में घुस गए। और अब न केवल व्यापार, क्योंकि व्यापार तो नियत था, अब व्यापार की बात नहीं हो रही, अब बोल रहे हैं कि जमीनें भी हड़पो, उन क्षेत्रों के भौगोलिक क्षेत्र जो है उनको भी अपने अधीन कर लो। और अब उन्होंने अफ्रीका में, खास करके पूरे अफ्रीका को दूसरे चरण के अंदर जो है एक्वायर किया गया। बड़ी मात्रा में कॉलोनियां बसाई गई, लोगों को मारा गया, धर्मांतरण हुए,
ठीक है, और धीरे धीरे पूरे अफ्रीका पर उपनिवेशवादी शक्तियों ने कब्जा कर लिया। मतलब जो ट्राइबल अफ्रीका था, उस पूरे अफ्रीका को उन्होंने अपनी कॉलोनीज के रूप में विकसित कर लिया। लैटिन अमेरिका के बहुत से एरियाज उनको कर लिया। और ये जो चरण है जिसमें केवल व्यापार नहीं बल्कि व्यापार के साथ साथ भूमि हड़पने का भी काम चल रहा है, ये है नव साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का दूसरा चरण। तो साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में अंतर है। इसीलिए प्रश्न पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति ने अंततः नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की डिमांड यही है। औद्योगिक क्रांति कहती है कि चूंकि हमको बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए कच्चा माल और सोर्सेज चाहिए और फिर मार्केट चाहिए, और पहले से ब्रिटेन बैठा है मार्केट पर कब्जा जमाए, तो अगर ब्रिटेन को हराना है तो हमें अपने कॉलोनीज बनाने होंगे और उन क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से पकड़ बनानी है। भौगोलिक पकड़ बनाएंगे तो नौसैनिक अड्डे बनेंगे, तो सैन्य बस्तियां बनेंगी, और सैन्य बस्तियां बनेगी तो विस्तार हो पाएगा। और चूंकि पहले से और देश बने हुए हैं तो उनसे संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष होगा तो भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र तो हमें पकड़ना ही पड़ेगा ना अपने अधीन, तभी जाकर हम मजबूत बनेंगे। ये चीज थी, ये सारा यहां पर हो रहा था, और इसी वजह से हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ। गुटबंदियां हो रही थी, सारा सब कुछ हुआ। वो मुद्दा हमारा भी नहीं है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारा मुद्दा है, वहां पर हम बात करेंगे। अभी हमें ये बात करना है कि 1914 से 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, उसके बाद विश्व में शांति के लिए एक संस्थान बनाया गया जिसको हम बोलते हैं राष्ट्र संघ। ये राष्ट्र संघ एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से उन्होंने मिल बैठ करके समस्याओं को सुलझाने की बात की, लेकिन राष्ट्र संघ नाकामयाब हो गया। और उसकी नाकामयाबी की परिणति किसमें हुई? वेरी गुड। परिणति शब्द का मतलब क्या होता है? परिणति का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। तो उसकी विफलता अंत में प्रकट हुई किस रूप में? द्वितीय विश्व युद्ध में। और जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरा हुआ, उसके बाद फिर से विश्व के नेताओं ने चूंकि देखा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूप से बहुत से नुकसान हुए हैं, भौगोलिक रूप से बहुत हास हुआ है, आर्थिक रूप से देश बर्बाद हो चुके हैं, और ऐसी व्यवस्था दोबारा ना हो या ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, उसके लिए चाहिए था कि मिल बैठ करके लोग बात कर पाए, ऐसा कोई संगठन होना चाहिए। और आज उसी का परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था अस्तित्व में आ पाई, ठीक है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है ना, ये संयुक्त राष्ट्र कहता है कि हम सारे देश विश्व के जो है वो मिल करके किन्हीं नतीजों पर पहुंचे ताकि आपसी संघर्ष को रोका जा सके। शायद इसीलिए जब बार बार यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है या फिर इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, तो मुद्दा आ रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र उसमें दखलंदाजी करे, या संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बयान आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसका काम ही वैश्विक व्यवस्था को देखना है। एकमात्र संगठन है जो वैश्विक व्यवस्था को देखता है, बाकी सभी रीजनल है, बाकी सभी क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र क्या है? वैश्विक संगठन। समझ गए? तो संयुक्त राष्ट्र वो संगठन है जिसमें पूरे दुनिया भर के देश शामिल है। अब जैसा मैंने यहां लिखा कि संयुक्त राष्ट्र का विनाशकारी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वैश्विक स्तर के संघर्षों को रोकने के लिए ही गठन किया गया है। तो मूल उद्देश्य तो संयुक्त राष्ट्र का यही है कि संघर्ष ना हो देशों के बीच। लेकिन अब चूंकि संघर्ष जब भी होते हैं तो उनके बीज में या उनके मूल में कुछ ना कुछ और बातें निहित होती है ना। कोई भी देश में संघर्ष अचानक या यकायक तो प्रकट नहीं हो जाएगा। संघर्ष कौन करते हैं? लोग। और लोगों की मूलभूत समस्याएं कुछ ना कुछ होती हैं। मान लो कि किसी एक देश में किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, हमारी मूल आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। और अगर वो ना मिले तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आंदोलन, उसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष। और वो संघर्ष जब शुरू होगा तो धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाएगा, और बढ़ते बढ़ते वो आसपास के लोगों को भी चपेट में ले लेगा। तो ऐसे में चूंकि संघर्ष रोकना किसका काम है? तो अब वो संघर्ष रोकना चाहता तो सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि मनुष्य शांत रहे। और मनुष्य शांत रहेगा जब उसके पेट में रोटी हो और उसको मूलभूत सुविधाएं मिलती रहे। इसलिए उसका हमेशा से प्रयास ये रहता है कि वो शांति और सुरक्षा बनाने के लिए
मानवीय सहायता प्रदान करता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है, अंतरराष्ट्रीय कानून बनाता है और मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मानवाधिकारों की रक्षा क्या है? जैसे मानवाधिकार क्या है? जीवन जीने का अधिकार मानवाधिकार है। और जीवन जीने में क्या क्या चीज आती है? रोटी कपड़ा मकान, अच्छा आवास, पेयजल, रोजगार का अधिकार होना, हाँ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से लोगों के साथ रहना, समाज में एक अच्छा पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त, ये सारी चीजें आपके जीवन जीने के अधिकार में आती है। इसलिए वो मानवाधिकारों की रक्षा की बात करता है। तो संयुक्त राष्ट्र के आने के 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र आया, उसके कुछ ही समय बाद में, 3 साल बाद में ही मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन 1948 में हो गया और उसमें कुछ मानक तय किए, भाई ये मानवाधिकार है जिनकी हमें रक्षा करनी है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने आप एक ऐसा संगठन भी बनाया खुद के अंतर्गत काम करने के लिए, जो ह्यूमन राइट्स पर काम करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसका काम यही है कि वो किसी भी तरह के मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोके, क्योंकि छोटे स्तर पर होने वाले ये उल्लंघन आने वाले समय में बड़े संघर्ष को जन्म देते हैं। तो कल को कोई आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र का मूल काम क्या है, क्यों बनाया गया, सिंपल सी बात है, ये जब बना है उस परिस्थिति को देखो क्या थी, उस समय संघर्ष था। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? संघर्ष तो अंतिम विकल्प है पार्थ, मैं तो यहां शांति के लिए आया हूं। ये बात याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र भगवान श्री कृष्ण है और वो शांति के लिए है। शांति के लिए है ना, लेकिन शांति कब होगी? जब हर किसी को 5 गांव मांगने पर 5 गांव मिल जाए। अगर 5 गांव नहीं मिलेंगे तो संघर्ष होगा। ठीक है, तो मानवाधिकार वही 5 गांव है, मानवीय सहायता वही है। ठीक है, और ये सब कब होगा? जब एक न्यायिक व्यवस्था बनेगी, क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण केवल द्रौपदी का चीरहरण नहीं है, ये कुरु नरेश या कुरुक्षेत्र की साम्राज्ञी का जो है चीरहरण है। और अगर समाज में सबसे उच्चतम स्तर भी सुरक्षित नहीं है तो निचला कैसे रहेगा? तो सेम वही, अगर कानून व्यवस्था नहीं है जो सब पर लागू हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, अगर वो नहीं है तो फिर शांति रह नहीं सकती। इसलिए ये प्रयास करता है हर जगह नियम बनाने का। इसलिए आप देखना, चाहे वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड के लिए जो है फूड फोरम हो, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे हर एक सेक्टर में नियम कायदे कानून बनाने के लिए लाए। तो अब कोई पूछे कि संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, इसका जवाब दे पाओगे आराम से, बिना डाउट के? ये समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो, उद्देश्य मैंने आपको समझा दिए। स्थापना जब हुई तो 51 सदस्य देश थे, जुआरी 51 रुपए की देते हम। आज अब तो मिनिमम हो गई, मतलब 10-20 रुपए तो देना ही बंदी हो गया। पहले तो 10 में भी काम चल जाता था ना। और अब कितना हो गया बढ़कर के? 193, 2011 में। 11 के बाद कोई नया देश नहीं जुड़ा, और वो कौन था? दक्षिणी सूडान। तो अंतिम देश जो हमारा जुड़ा है वो है दक्षिणी सूडान 2011 में। संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संख्या कितनी है? 193। स्थापना के समय कितनी थी? स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। पहले 25 अप्रैल को 50 सरकारों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को के अंदर बैठ करके एक मुलाकात की, और उसके बाद में इसका चार्टर अपनाया गया 25 जून 1945 को, और अंत में 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हुआ। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को ही यूएन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। समझ में आ गया यहां तक? अब हम बात करते हैं कि जब हम संयुक्त राष्ट्र को देखें तो हमें उसमें क्या क्या दिखाई देता है, कौन कौन से संस्थान संयुक्त राष्ट्र में है, उसकी संरचना कैसी है, उन सब चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य कितने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में टोटल कितने मेंबर हैं? 193। और इन सभी मेंबर्स को एक एक वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, और एक विश्व की संसद बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं जनरल असेंबली। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना। मतलब सामान्य रूप से जब सारे देश मिलकर के इकट्ठे होते हैं, जिसमें जहां हर एक देश का प्रतिनिधित्व है, ऐसा एक अंग हमारे संयुक्त राष्ट्र में है जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरल असेंबली।
और इस जनरल असेंबली में हर कंट्री को एक वोट देने का अधिकार है। मतलब यूनाइटेड नेशंस की महासभा में जब भी कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वहां पर हर देश को एक वोट देने का अधिकार है और टोटल 193 वोट वहां पर पड़ते हैं। लेकिन आप कई बार देखते हैं कि जब कभी इस तरह की वोटिंग होती है तो हम पढ़ते हैं भारत उस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। पढ़ते हो ना, खास करके यूक्रेन वाले मुद्दों पर और इन मुद्दों पर। तो सामान्य सभा अपने कुछ मुद्दों पर बात करती है हमेशा, कुछ ऐसे मुद्दे जो वैश्विक समस्याओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए जब योग को 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना था, क्योंकि विश्व का मामला था, तो उसके लिए क्या हुआ, वोटिंग हुई दिसंबर 2014 में या 13 में, शायद 2014 से शुरू है, 15 से, 21 जून 2015 से शुरू हुई मेरे हिसाब से, हाँ 15 से शुरू है। तो 2014 में वोटिंग हुई और एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें मैक्सिमम लोगों ने वोट किया योग के पक्ष में कि योग दिवस मनाया जाना चाहिए 21 जून को। जो प्रस्ताव किसने रखा था, भारत ने। वो कहां हुआ था, इसी जनरल असेंबली में हुआ था। तो जनरल असेंबली का क्या काम है, वैश्विक स्तर के सामान्य मुद्दों पर बैठ करके विचार विमर्श करना और एक राय बनाना, ये जनरल असेंबली। तो ज्यादातर जो जितने भी निर्णय लिए जाते हैं अलग अलग मुद्दों पर, वैश्विक स्तर के जो सामान्य मुद्दे हैं, वो ये करती है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके और भी हिस्से हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी जनरल। इसका एक क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है। अब वो चेंज होता रहता है समय के साथ में। ठीक है, अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, देखना गूगल करके। ठीक है, फिर देखो सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। जो मुद्दे संघर्षों से जुड़े हैं, जहां पर भी सुरक्षा से संबंधित मामले आ जाते हैं, देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मामले आ जाते हैं, वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है। और इस सिक्योरिटी काउंसिल में या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने लोग हैं, 15। 15, इन 15 में से 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, वीटो पावर वाले। ठीक है, और 10 मेंबर कैसे हैं, नॉन परमानेंट है, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है, हर 2 वर्ष बाद में वो नए बदल जाते हैं। भारत इसी स्थायी मेंबर्स के अंदर शामिल होना चाहता है। बार बार आप पढ़ते हो ना, तो 4 देश हैं, ठीक है, जिनको हम G4 कंट्रीज बोलते हैं। आगे मैं बात करूंगा आपसे जब क्षेत्रीय संगठन में पढ़ेंगे, तो वो G4 कंट्रीज का उद्देश्य है यहीं पर मेंबर बनना परमानेंट। ठीक है, इसके अलावा ये जो सुरक्षा परिषद है, इसी के अंडर में एक पीस कीपिंग फोर्स काम करती है, शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र की एक शांति सेना, जिसमें भारत भी अपनी सेना भेजता है। सूडान, कांगो, इस तरह के जो देश है जहां पर गृह युद्ध जैसी स्थितियां हैं और जहां पर आपस में ही समुदायों के बीच में संघर्ष होते हैं, उनको कम करने के लिए यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पर काम करती है। ठीक है, एक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी सोशल काउंसिल है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो सुरक्षा संबंधी मामले तो ये देखती है और आर्थिक और सामाजिक मामलों को ये देखती है। फिर इसके बाद में एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। क्रिमिनल कोर्ट जो कि क्राइम से जुड़े हुए मामलों में सुनवाई करता है, जो सदस्य देश है और जो इसको मान्यता देते हैं उनकी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो ये भी न्याय देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, ये तो किसी अपराधियों से जुड़े हुए मामलों में, कोई अपराध किसी के द्वारा किया गया तो वहां पर ये फैसले सुनाता है। इसका काम होता है देशों के बीच के विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करने का। इसके अलावा यूएन के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं संगठनों के रूप में, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की तरह और भी हैं बहुत सारे, अभी आगे पढ़ेंगे, ऐसे घबराओ मत भाई ये क्या है। और कुछ स्पेशल एजेंसियां हैं जो किसी सेक्टर विशेष में काम करती है। उदाहरण के लिए WTO का काम है ट्रेड संबंधी मामलों को देखना, व्यापार को देखना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम, कायदे, कानून, ये सब बनाने का काम इसका है। अगर हम WHO की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो महामारी
और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उनमें पहल करता है, गाइडलाइन जारी करता है और उनमें चेतावनियां भी देता है। जैसे वैश्विक आपदा घोषित किसको किया जाए या कब किया जाए, वो काम डब्ल्यूएचओ का है। ऐसे ही इसकी कुल 17 स्पेशल एजेंसियां हैं यूएन की, ठीक है, बहुत सारे संगठन हैं और ये कुछ अंग जो हमने पढ़े वो है, ठीक है। चलो थोड़ा सा विस्तार से इनको एक एक को देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, सिंपल। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा की हम बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के विचार विमर्श की ये सभा है, सारे देश मिलकर के काम करते हैं। मैंने बताया आपको ये चीज, गैर अनिवार्य सिफारिशें, ठीक है, या फिर जो भी सुरक्षा परिषद को सुझाव देने हैं उन सब मुद्दों को ये देखता है। बजट स्वीकृत करता है, यूएनएससी के प्रस्ताव के बाद नए सदस्यों के प्रवेश पर निर्णय लेता है। मतलब कोई नया देश अगर जोड़ना है हमको तो वो इनके प्रस्तावों के बाद जनरल असेंबली ही, पहले यूएनएससी में प्रस्ताव होता है, वहां अगर वीटो हो गया तो खत्म खेल। भाई वीटो पावर क्या थी, यही है ना कि अगर वीटो में, वीटो वाले देश में से कोई भी एक अगर उसका प्रयोग कर ले तो वो प्रस्ताव वहीं पे खारिज हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो स्थिति देखने को मिलती है। यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करता है। तो जो 10 सदस्य हमारे हैं किसमें, सुरक्षा परिषद में, उनका चुनाव करता है, ठीक है। ईसीओ एसओसी के सभी सदस्य जो हैं, इसका एक और संगठन है, उसके सभी सदस्यों का चुनाव। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश, इन सबका चुनाव करने का काम किसका है, इसका, ठीक है। और हर देश का इसमें एक वोट होता है। तो ये मतलब जनरली जितने भी इसके चुनाव वाले काम है ना, वो सारे काम कौन करती है, सभा। कोई भी प्रस्ताव पारित करने वो कौन करती है, सभा। ये सभा के काम। सेकंड संगठन आता है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सर एक क्वेश्चन, जो ये बजट को अप्रूव करते हैं तो इनका जो फंडिंग सोर्स क्या है सर? फंडिंग देश ही करते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा 25% के करीब तो इनका बजट आता है कहां से, अमेरिका से। तो उसका क्या रेशो कैसे? नहीं, वो अपने अपनी तरफ से सब दे रहे हैं। हाँ, भारत 1% देता है, ठीक है। जापान लगभग 7 से 8% देते हैं। सब देश अपने अपने हिसाब से देते हैं, जिसकी जितनी बड़ी इकोनॉमी है उसके हिसाब से दे रहे हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है किसी के ऊपर, भाई इतना देगा, जितना योगदान करोगे उतनी आपकी बात को दम मिलता है, ठीक है। जैसे कि यूएनएचसीआर की जो फंडिंग है उसको रोक रहा है कौन, अमेरिका। बोल रहा है कि तुम इस पैसे को फिलिस्तीन के अंदर जाके खर्च कर रहे हो। अब भाई युद्ध लड़े तो लड़े, लेकिन यूएनएचसीआर का काम क्या है, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना। तो वो वहां क्या करेगा, वो तो वहां पर खर्च करेगा ही ना। वो ये थोड़ी देख के करेगा कि ये अमेरिका के पक्ष में या विपक्ष में, वो तो यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का काम है अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मध्यस्थता करना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए, मतलब सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी मामले हैं, लड़ाई झगड़ों वाले जितने भी मामले हैं, उनको ये निपटाता है। 15 सदस्य हैं, वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी सदस्य, ठीक है, और 10 निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य। इसमें जैसे आपने बताया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भी मिलकर काम करता है, तो अभी जो दूसरे तो यूएनओ अपना काम नहीं कर रहा ना, यही तो बात है, यूएनओ अपना काम कर ही नहीं पा रहा। समय के साथ में यूएनओ जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। बायस्ड नहीं है, हर कोई अपने हितों की बात करता है। वही बात, हम सब मिलकर के एक कोऑपरेटिव संगठन बना रहे हैं और फिर बाद में हम फेल हो जाएंगे, हम तो कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये ऐसे संगठन किसी पे कोई बाध्यकारी नहीं है। हाँ, कि विश्व की कोई असेंबली होती, वर्ल्ड की नहीं, गैलेक्सीज की, और वो कोई लागू करती, तब तो इनको मानना भी पड़ता। अब इनके ऊपर कोई नहीं है ना, ये तो अपनी इच्छा से मिलकर के साथ है ना, नहीं तो लड़ने का काम तो है ही, भाई लड़ने का काम तो है ही। अब ये तो बोलेंगे नहीं हम तो शांति बना के रखना चाहते हैं, तो एक संगठन तो बना लिया, लेकिन वो संगठन मजबूत तब होगा जब बड़े देश अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाएंगे। शक्तिशाली देश अपनी भूमिका बेहतर तरीके से, गड़बड़ शक्तिशाली करते हैं, ठीक है। तो शक्तिशाली ही हमेशा गड़बड़ करता है, आप याद रखना ये चीज।
समाज में नैतिकता का पतन या समाज का पतन तभी होता है, क्योंकि नैतिकता की स्थापना भी कौन करता है? संभ्रांत वर्गी। और नैतिकता का पतन भी कौन करेगा? संभ्रांत वर्गी। बात समझ रहे हो? अगर मान लो घर में पिताजी नशा करते हैं, तो बच्चों का नशा करने पर उनको कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर पिताजी नहीं करते हैं, तो बेल्ट से बच्चों की ठुकाई हो सकती है कि तू कहां पैदा हो गया हमारे घर में। हाँ, हमारे घर में तो किसी ने कुछ नहीं किया। वो वाली स्थिति होती है ना, वो तभी होगी। तो जो अधिकार प्राप्त वर्ग होता है वही अक्सर अधिकारों का हनन करता है। ठीक है। फिर आती है आर्थिक और सामाजिक परिषद। सिंपल वही बात, आर्थिक सामाजिक मामलों पर बात करती है। जो भी देश है, यहाँ पर ये राज्यों के बीच जो शब्द लिखा होता है ना, ये स्टेट है। और स्टेट के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है राज्य, फेडरेशन में कोई भी जो संघ होता है ना, उसकी एक इकाई के रूप में राज्य को भी स्टेट बोलते हैं। और किसी देश के लिए भी हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? स्टेट। इसलिए तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत भी एक राज्य है, गणराज्य बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? इसलिए तो बोलते हैं। तो स्टेट शब्द का मतलब यहाँ पर ये राज्य वाला है। कौन सा? एक देश, कोई भी। तो देशों के बीच में आर्थिक और सामाजिक मामलों में सहयोग करने के लिए तो वो आपस में मिलकर के काम करें। जितनी भी विशिष्ट एजेंसियां हैं उनके बीच में सहयोग करता है। जितनी भी, जो चाहे FAO हो, चाहे IMO हो, चाहे यूनिसेफ हो, इस तरह की जितनी भी है सब में काम करता है ये। इसमें 54 देश है, ठीक है, मिलकर के। और 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं महासभा के द्वारा। तो हर बार इसमें 54 देश होंगे, और वो 54 देश अलग अलग रीजन से चुने जाते हैं। वो लिमिट तय होता है, इस रीजन से इतने होंगे, इस रीजन से इतने होंगे, उस तरह से इनको चुना जाता है। ठीक है। अंग कौन कौन से हुए? अभी हमने 3 अंग पढ़ लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल मामलों पर और चुनाव के सारे मामले वो देखती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुरक्षा से संबंधित मामले, विवादों का निपटारा करने का काम, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए। केसेस को नहीं सुनता है ये, विवाद मतलब कन्फ्लिक्ट से तो उनको रोकना, वो वाली बात। ठीक है। और आर्थिक और सामाजिक परिषद जो न केवल आर्थिक सामाजिक मामलों में समन्वय बनाती है, बल्कि इसके साथ साथ इसका काम और क्या होता है? विशिष्ट एजेंसियों के बीच में सहयोग करना, है ना। नेक्स्ट आता है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या है? सार्वभौमिक न्यायालय है, मतलब यूनिवर्सल कोर्ट हम इसको बोल सकते हैं। उन राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है जो इसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता देते हैं। मतलब जो देश मानते हैं कि हम अपने ऊपर इस कोर्ट को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपने ऊपर लागू करते हैं, उन्हीं का जवाब देगा ये। मतलब ये वही बात है कि पंच पटेल बैठते हैं, जो मान रहा है भाई पंच पटेल हैं उसको तो माना जाएगा, और जो नहीं मानता उसको नहीं माना जाएगा। समझ गए? वो खुद खुद अपने वहां पर रिजोल्यूशन पास करते हैं अपने खुद के देश संसद में, उनमें कि हम ICJ को मानने वाले हैं या नहीं मानने। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कानूनी राय जारी करता है, सापेक्ष बहुमत से निर्णय देता है। तो जितने भी निर्णय होते हैं वो बहुमत से होते हैं। और इसके 15 न्यायाधीशों को 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट फिर आता है 2 चीजें। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, मैंने बोला था शुरुआत में आपको, सेक्रेटरीट। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय प्रशासनिक अंग है। मतलब ये तो सारी देशों की बातें हो गई। अब जैसे अपने राजनेताओं की हम बातें कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन फिर हम बोलते हैं नहीं, अब ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। तो फिर आता है सचिवालय। सचिवालय हमेशा प्रशासनिक अंग होता है। कभी भी देखना, निर्णय तो सरकार करती है, लेकिन जो सिग्नेचर होते हैं ना वो सचिव के होते हैं हमेशा। मतलब उन निर्णयों को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? सचिवों का। तो ऐसे ही यहां पर भी सचिवालय है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है, और इनको प्रशासनिक रूप से समर्थन देता है। चाहे वो सम्मेलन का आयोजन करना हो, रिपोर्टें लिखनी हो, बजट की तैयारी करनी हो, सारे काम ये करता है। तो इसके अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है, जो 5 साल के लिए महासभा के द्वारा चुना जाता है। कौन चुनता है इसको? महासभा। ठीक है। चलो, जनरल असेंबली 193 वाली, उसी का मुखिया है ये, काउंसिल का नहीं है। इसका काम है बैक सपोर्ट देना।
पैक में जो व्यवस्था करनी है, मतलब मान लो मीटिंग होने वाली है, चाय पानी बैठने सबका इंतजाम करने का काम इसका है। समझ गए? हर जगह ये सही होता है। अभी हम क्या है, सरकारी प्रशासनिक उसके रूप में, भाई घोषणा तो बजट की कौन करता है? सरकार करती है। प्रतिनिधि विधायक और ये सब बैठते हैं वहां पर, बजट की बहस करते हैं। अच्छा, उनकी बजट की बहस के समय उनको जवाब कौन दे रहा होता है? वेरी गुड, नौकरशाही। प्रशासनिक मशीनरी वही है, वो ऊपर से फेंक देते हैं बम, जो भी है, क्योंकि यही है जिम्मेदारी प्रशासन। क्योंकि हमारे यहाँ पर सरकार किसकी है? जनता की। और उसके चुने हुए प्रतिनिधि कौन है? जो भी संसद में या फिर विधानसभा में बैठते हैं। और वो नियंत्रण रखते हैं किस पर? कार्यपालिका पर। कौन सी पर? स्थायी कार्यपालिका पर। दो तरह की कार्यपालिका है ना, एक तो राजनीतिक और एक स्थायी। तो राजनीतिक कार्यपालिका सीधा नियंत्रण रखती है स्थायी कार्यपालिका पर, और विधायी का नियंत्रण रखती है स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका पर। समझ रहे हो बात को? नहीं आया समझ में? अरे भाई, सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण होता है मंत्रियों का, और मंत्रियों पर नियंत्रण होता है हमारी विधानसभा का। विधानसभा चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव पास करके क्या कर सकती है? मंत्रियों को गिरा सकती है ना, सरकार को। अगर विश्वास ही ना हो विधायिका को, तो फिर कहां से रहेगी सरकार? सेम ऐसा ही है, तो यहां पर भी वही है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद। ये अब नहीं है, कभी हुआ करती थी। एक्चुअल में क्या था कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर देश ही नहीं थे, उन क्षेत्रों को ट्रस्टीशिप के अंतर्गत ले लिया गया था, मतलब उनको एक ट्रस्ट बना दिया गया था उन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए। और वो प्रशासन करने का काम कौन करती थी? ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है। लेकिन 1994 में जब पलाऊ देश स्वतंत्र हो गया, फ्री होकर के कंट्री बन गया, उसके बाद में 1994 में ये निष्क्रिय हुए। मतलब तब कई तो आप में से पैदा ही नहीं हुए थे, मतलब सारे ही नहीं होंगे मेरे साथ। ठीक है। तो ये हो गया आपके संयुक्त राष्ट्र के अंग। क्या क्या हुए अब ये देख सकते हो आप। हमने कौन कौन से अंग पढ़े? 6 अंग पढ़ लिए हमने टोटल, जिनमें से एक नहीं है, बाकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सेकंड। अब देखो, महासभा राजनीतिक, डायमेंशंस निकालो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुरक्षा संबंधी मामला। थर्ड, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के लिए आर्थिक सामाजिक परिषद। 3 हो गए। चौथा, न्याय के लिए या न्यायिक क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। 4 डायमेंशन हो गए। 5वां, प्रशासनिक मुद्दों के लिए सचिवालय। 5 डायमेंशन क्या क्या है? अब ऐसे भूल जाओगे आप, ये डायमेंशन याद रखोगे तो नहीं भूलोगे। राजनीतिक मुद्दे जनरल असेंबली महासभा, सुरक्षा संबंधी मुद्दे सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक मुद्दे आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यायिक मुद्दे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और चौथा प्रशासनिक मुद्दे सचिवालय। 5 अंग याद हो गए, कभी नहीं भूलोगे। ये हमेशा परमानेंट याद रखना है। ऐसे चीजों को जब ऐसे पढ़ोगे ना तो याद होगी। कहीं पूछते हैं सर मैंने याद तो किया था, मैं तो भूल गया। याद ऐसे करो ताकि भूलो नहीं। ठीक है। बहुत सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, जो पढ़े वो याद रहे ये जरूरी है। कल को संयुक्त राष्ट्र पे कोई प्रश्न आ जाए, इसके प्रमुख अंगों का वर्णन करते हुए संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महत्व को बताइए, वर्तमान प्रासंगिकता को बताइए, तो थोड़ा सा पीछे बैक में 2 नंबर का तो डेटा आपको देना ही पड़ेगा ना। ठीक है। इसके बाद में, चूंकि वो तो हमने देख लिया, वो तो अंग हो गए, संयुक्त राष्ट्र की संरचना हो गई। तो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की संरचना पर टिप्पणी कीजिए, तो संरचना बता दोगे ना भाई? आपकी संरचना क्या है? 2 कान है, 2 वो जो लिखते थे ना निबंध, गाय हमारी माता है, गाय के 2 पैर 4 पैर होते हैं, गाय की 2 पूंछ होती है ना। बोलो ना, एक होती है 2 होती है? एक ही होती है ना, कई बार 2 पूंछ वाली भी होती है। ठीक है। वो जो गोवर्धन जी में एक पैर बगल में से निकला हुआ रहता है, 5 पैर वाली भी होती है। उसको लेकर के लोग क्या करते रहते हैं? पैसा कमाते रहते हैं। अद्भुत गाय माता का दर्शन करो, पैसे कमाओ। ठीक है। चलो, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां, मैंने जैसा आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ही लिखा हुआ है कि भैया जो इसके प्राथमिक अंग है, वो 5 जो अंग है, उनको अपना काम करना है। जैसे आर्थिक सामाजिक परिषद को अपना काम करना है,
तो उसको कुछ और विशेष एजेंसियों की जरूरत पड़ेगी जो किसी क्षेत्र विशेष में काम करेगी, और उसके लिए ऐसी एजेंसियां बना सकते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की 17 एजेंसियां हैं। अब अलग अलग क्षेत्र में, खाद्य और कृषि के क्षेत्र में खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, टेलीकॉम के लिए इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका काम होता है समुद्री जो जितने भी संसाधन है उन पर ध्यान देना, उनको कैसे बांटना है, उनसे जुड़े हुए नियम क्या होंगे, वो सारी चीजें। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए, ये सब क्या हो गए, इसके विशेष एजेंसियां हैं। संयुक्त राष्ट्र के और भी कुछ संगठन होते हैं, ठीक है, कोई निकाय होते हैं, जैसे कि मैंने बताए थे UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोग्राम, मतलब जो पर्यावरण की संरक्षण के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है, तो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए, जैसे वैश्विक जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ताकि बढ़ती हुई आबादी को रोका जा सके, उसके लिए वो प्रयास करता है। तो जितने भी गर्भ निरोधक जो उपाय होते हैं और उनके प्रचार प्रसार और उनकी उपलब्धता के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप देखो UNDP फंड करता है कई योजनाओं को, कि इस योजना की फंडिंग UNDP के द्वारा की गई है। डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको देखता है। ये कुछ और अदर संगठन है जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी विशेष काम के लिए इनको बनाया गया है। और कुछ कन्वेंशन होते हैं। आपने जो ये बोला कि अपने अपने क्षेत्र में क्या होता है, अपने अपने क्षेत्र मतलब उस विषय विशेष पर, जैसे UNAIDS है, उसी प्रोजेक्ट पे काम, हाँ, तो UNAIDS का काम केवल और केवल एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एड्स के जो प्रभाव फैल रहा है उसको कम करना, समझ गए, इस तरह से। संयुक्त राष्ट्र के कुछ कन्वेंशंस भी हैं। कन्वेंशन का मतलब है, समझते हो कन्वेंशन क्या होता है? मटको बोलते हैं, सम्मेलन। कई बार कुछ मुद्दों पर मिलकर के देश इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं और बात करके उस सम्मेलन के कुछ परिणाम जारी करते हैं। उन बातचीत के बाद में वो एग्री होते हैं कुछ मुद्दों पे, और एग्री होने के बाद में फिर उसको हर साल ही जो है ना, उसके क्या होते रहते हैं, एक के बाद एक कई दौर होते रहते हैं। जैसे 1992 में एक कन्वेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन। क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी तरह इसी साल एक और कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ। फिर कुछ 3 साल बाद में एक और कन्वेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बटिंग डेजर्टिफिकेशन, मतलब जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, जंगल कट रहे हैं और जो मरुस्थल का प्रसार होता जा रहा है उसको रोकने के लिए एक कन्वेंशन। ऐसे करते करते बहुत सारी कन्वेंशंस पे कन्वेंशंस आती गई, ठीक है, और इन कन्वेंशंस के आधार पर फिर आगे निकलते हैं प्रोटोकॉल्स। कन्वेंशन तो सम्मेलन है, लोग आए, बैठे, बातचीत की, और वो दोहराते हैं हर साल। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द COP, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब जो उसके सदस्य हैं उनका बैठ करके बातचीत करना। हर साल बात करते हैं, यार पिछले साल हमने क्या बात की थी, अब उस मुद्दे में हम कितना आगे बढ़े एक साल में, समझ रहे हो? जैसे कोप 29 हुआ है अभी UNFCCC का, हो सकता है इनमें से किसी और का कोप 17 हो, मतलब 17वीं बार मिले हो। तो आप देखना, ये ऐसा मत समझना कि ये ज्यादा चर्चित होता है UNFCCC, क्योंकि ये आज का त्वरित मुद्दा है जलवायु पर। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर है ये, और जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए COP 29 जो हुआ वो हमको याद रहता है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। अब ये कन्वेंशंस होते हैं और इन कन्वेंशंस पर प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे कि एक वियना कन्वेंशन हुआ था, क्या हुआ था? वियना कन्वेंशन, ठीक है,
वियना कन्वेंशन हुआ था ओजोन गैस के माध्यम से, जो हमारी जो ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैसेस थी उनको लेकर के, और उस पर बेस्ड था एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना कन्वेंशन मतलब वियना, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में सब बैठ करके उन्होंने बातचीत की और कहा कि भैया ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी तत्व हैं उनका उत्सर्जन हम कम करेंगे। समझ रहे हो? और इस बात को लेकर के फिर उन्होंने बोला कि कुछ नियम, कायदे, कानून हम बनाएंगे। तो उनको बनाने के लिए वो गए कनाडा के मॉन्ट्रियल में, और वहां बैठ करके उन्होंने वो नियम बनाए, और उन नियमों को क्या नाम दिया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल तो क्या है? मानक है जो किसी कन्वेंशन से निकले हैं। उन मानकों का हमको पालन करना है, क्योंकि उस कन्वेंशन में हमने उनके बारे में बात की थी। कन्वेंशन किसी मुद्दे पर होगी, और उस मुद्दे पर जो एक्शन हम ले रहे हैं वो एक्शन किन नियमों का पालन करेगा, वो है हमारा प्रोटोकॉल। समझ गए? जी सर। तो जैसे वियना कन्वेंशन हुई, उस पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकला। इसी तरह से यूएनएफसीसीसी हुई, उस पर क्योटो प्रोटोकॉल निकला 1997 में। समझ रहे हो? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है क्लाइमेट चेंज से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है वियना कन्वेंशन से। जी सर। ऐसे ध्यान रखना। उसी वियना के आगे फिर क्रम में किगाली कन्वेंशन हुई 2015 में। किगाली, ठीक है, क्यों हुई? शायद रवांडा में है। तो किगाली कन्वेंशन इसलिए हुई क्योंकि पहले तो हम बोल रहे थे सीएफसी गैसों को रोके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें हैं जो फ्रिज में इनसे निकलती हैं, उनको प्रतिस्थापित करने की बात की हमने एचएफसी से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। और अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी खराब है, इसको भी खत्म करो क्योंकि ये भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो उसी क्रम में हमने किगाली कन्वेंशन किया, फिर बैठे, बातचीत की, वहां पर नया मुद्दा रखा। ऐसे काम करती है सब चीजें। ठीक है? तो ये कुछ कन्वेंशन भी होती है इसकी। तो तीन चीजें हो गई। एक तो इसकी संरचना हो गई, संरचना के अलावा इसकी कुछ विशेष एजेंसियां हैं, इसके कुछ संगठन हैं, और कुछ इसके कन्वेंशन है। तीनों में अंतर समझ में आ गया? विशेष एजेंसियां प्राथमिक अंगों को किसी विशेष काम पर मदद करने के लिए बनाई गई। संगठन बहुत सारे हैं जिनका काम होता है संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करना। और कन्वेंशंस किसी विशेष मुद्दे पर सभी देशों का शामिल एक प्रयास होता है जिस पर सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। वो आप जब धीरे धीरे एनवायरमेंटल पढ़ोगे ना, वहां पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। यूपीएससी में तो बहुत काम आता है, आरएस में तो फिर भी इतना नहीं पूछते, यूपीएससी में तो ये कन्वेंशंस बहुत काम किए, एग्जांपल्स देने में बहुत काम आती है। ठीक है? चलो, अब देखो कुछ एजेंसियों के नाम मैं आपको बता देता हूं, तो उनसे आपको पता चल जाएगा। जब भी आप आगे जब अखबार पढ़ोगे तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना है अखबार पढ़ते समय कि यार ये वाली एजेंसी जो है ना, मैंने वहां पढ़ी थी। अखबार पढ़ रहे हो रोज ईमानदारी से? तो ईमानदारी से जब अखबार पढ़ रहे हो तो वहां पर ढूंढो सिलेबस से रिलेटेड चीजें। देखो, सबसे पहले है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किस क्षेत्र में काम करेगा? खाने की समस्या या कृषि से संबंधित मुद्दे जितने भी, उन पर ये काम करेगा। ठीक है? कब? रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में ये एस्टैब्लिश हुआ, मतलब जिस साल हमारा क्या आया, संयुक्त राष्ट्र, उसी साल। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन मतलब नागर विमानन। सिविल एविएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? नागर विमानन। सिविल मतलब नगर, सभ्य, विमानन, एविएशन को बोलते हैं ना विमानन, मतलब जो फ्लाइट्स हमारी उड़ती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मेरी मर्जी से जिधर चाहूं जिधर फ्लाइट उड़ा दूं। नहीं भाई, फ्लाइट के भी कुछ नियम होंगे। जब तुम्हारी एक फ्लाइट आ रही है तब दूसरे की कोई और उड़ रही होगी, तो उनका एक पूरा सिस्टम होगा ना। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम है, और वो उसके रूल्स और सारी चीजें बनाने का काम कौन करता है? ये करता है। ठीक है? इसका क्या है, 1947 में मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है।
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये कोष है एग्रीकल्चर के विकास के लिए, एक फंड है ये। ऊपर वाला क्या था, ऑर्गेनाइजेशन है, ये फंड है। फंड क्या होता है, कोष, जिसमें पैसा, मतलब पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे को फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग देशों को दिया जाता है। रोम इटली में ही है, 1977 में स्थापित हुआ। इंटरनेशनल लेबर, जैसे आपने आईसीए को बताया, तो हम्म, इसकी सीमा के अंदर भी प्रवेश करता है कि हुआ था, तो ये इंटरफेयर करता है। देखो वैसे तो रूल्स इसी के चलते, पर वो जो सुरक्षा संबंधी या फिर सैन्य मामले जो होते हैं ना, वो अलग तरीके, ये सिविल एविएशन है। हम बात क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आया आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जेनेवा में मैक्सिमम जितनी भी जो चीजें हैं ना, उनके आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, मैक्सिमम के जेनेवा में मिलेंगे आप, क्योंकि जेनेवा स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड ही है, हर कोई चाहता है वहां मीटिंग करना, तुम में से भी कई लोग चाहते होंगे जाना स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा में आईएलओ बना, और ये दुनिया का सबसे पुराना अंग है इसका। मतलब जो राष्ट्र संघ बना था ना, उसी समय 1919 में ये स्थापित हुआ था, क्योंकि उस समय के कालखंड में लेबर्स की डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में मजदूरों की हालत खराब हो गई थी, महंगाई थी, त्रस्त थी जनता, इसलिए असहयोग आंदोलन हुआ था। हमारे देश में भी असहयोग आंदोलन हुआ था ना 1920 में। तो ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन तब का ही आया हुआ है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, 1 मई को या 2 मई को, देख के आना, ठीक है। तो ये कहां पर है, जिनेवा में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो ये काम करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्र से संबंधित जितने भी मामले हैं। देखो समुद्र की तो कोई सीमा नहीं है, और हर देश समुद्र में अपना अधिकार जताने की बात करता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य अधिकार क्षेत्र, मतलब वो जो बिल्कुल अपनी बॉर्डर से 12 किलोमीटर या कितना होता है, वो तो अनन्य अधिकार क्षेत्र होता है। और बॉर्डर से 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। अनन्य वाले में तो कोई भी आना वरना सब वर्जित होता है बिना परमिशन के, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां से खनन और बाकी चीजों के अनन्य अधिकार उन देशों के पास होते हैं। ये सारा पढ़ा होगा ना। इसी तरह से इसमें भी एक कन्वेंशन आया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या क्या बकवास कर देते हो, तो ये बात ऐसी है कि आप नए नए हो, आपको समय के साथ ये चीजें दिखती रहेंगी, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये आएंगे, ठीक है। अब इस लॉज ऑफ सीज में केवल आपका समुद्र नहीं आता, स्पेस भी आता है। मतलब वो बाउंड, वो जगहें जो किसी देश की सीमा में नहीं है, वो सब इस अधिनियम के अंतर्गत आती है। तो स्पेस जो है ना, वो भी किसमें है, वो भी इसमें आता है, ठीक है। ये वहां पर भी लागू हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने स्पेस के लिए कोई नियम नहीं बनाए। भाई स्पेस में कौन देश किधर नहीं जा सकता या उधर नहीं जा सकता, कोई मंगल पे नहीं जा सकता, कोई भी कभी भी जा रहा है अभी तो। लेकिन आने वाले टाइम में जब चंद्रमा पे बस्तियां बस जाएगी, तब लड़ाइयां नहीं होगी क्या, जो जाके पहले बस्ती बसा लिया, भाई जहां तक मैंने पत्थर फेंक दिया वहां तक मेरा। पहले गाँव में कैसे जमीनें होती थी, ये ऐसे होती थी ना, कि भाई जहां तक मैंने, जा तेरे को जितनी जमीन लेनी ले ले। राजा बोलता था ना कि जितनी दूरी तक तुम्हारी दृष्टि जाए वहां तक की जमीन तुम्हारी। राजा को क्या जोर आ रहा है, काट ले भाई, जंगल क्लियर कर ले, रह ले, पहले जंगल ही होते थे, ठीक है। तो वही चीज, तो अंतरराष्ट्रीय अभी कोई नियम है नहीं, तो इसके माध्यम से लागू होता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ब्रेटन वुड्स, याद आया, किस लिए, ताकि वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी आपात स्थिति में उनकी मदद करना, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, देशों के बीच में संचार, हेलो हेलो, हर तरह का कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की केबल्स डले हुए हैं। आपको पता है समुद्र में से होकर के मुंबई से सीधा लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए केबल्स जा रही है यूरोप तक, केबल्स डली हुई है मोटी मोटी। हाँ वो मोटे मोटे तार डले हुए हैं नीचे जमीन से,
नहीं तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे काम करता है? ये फोन आगे बढ़ते वो वहां भी डले हुए हैं। सोच करके ऐसा लगता होगा ना यार, ये इतना लंबा तार डला हुआ है तो उसमें कोई फंस जाए तो, पर इतना बड़ा फंसेगा कौन? शिप आते हैं ना शिप तो, ये तो जमीन बिल्कुल गहराई में है ना, कितना जाते हैं वो जहां तक जा सकती है गिरने, तो कौन रोक रहा है उसको? उनको क्या लटका के रखोगे क्या? तो कोई जैसे कोई बहुत बड़ा जाल में कोई बड़े बड़े जाल में तो मछलियां होती हैं वो तोड़ते हैं तो मछलियां क्या कोई कांटे लेके आती है क्या? फिर वो तल में तो वो इतने बड़े बड़े पाइप होते हैं, जैसे वही बात, बीसलपुर का पाइप कितना बड़ा होता वो तो बहुत बड़ा होता है है ना? हाँ वैसे ये पाइप भी होता है। उसमें मुझे बहुत खर्चा आता है तो आता ही है ना, तो वो तो इंटरनेशनल सब मिलकर के करते हैं, अकेला थोड़े करता है। फिर यूनेस्को, एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति, इन तीनों को देखता है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। यूनेस्को, बार बार सुनते हो ना यूनेस्को का नाम। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जंतर मंतर, 6 किले, बार बार मैं बोलता था ना यूनेस्को यूनेस्को, ये यूनेस्को। इधर उधर मत खिसको, परेशान हो गए क्या? ठीक है। फिर है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना जरूरी है अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू, ठीक है। तो पोस्टल का भी एक यूनियन है। तो अभी जयपुर में एशिया प्रशांत पोस्टल लीडर फोरम का आयोजन किया गया है कल परसों, 2-3 दिन, 19 से 21 तक। तो वो एक अंग है एशिया प्रशांत क्षेत्र में, भारत को अध्यक्षता दी हुई है 2023 से, 3 साल के लिए अध्यक्षता थी, तो उसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वही ब्रेटन वुड्स, गरीबी दूर करना इसका मूल कारण है ना। तो ऐसी योजनाओं को ये प्रोत्साहन देता है जो योजनाएं गरीबी दूर करने के उपायों पर काम करती है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बता दिया मैंने। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ोगे आप पेपर 3 के लिए जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ोगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? अमूर्त अधिकार, मतलब ये तो मेरे पास मूर्त है, लेकिन जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं ये अमूर्त है, ठीक है। हाँ, जैसे कि फोटो को मैंने कुछ लिखा, तो हर कोई उसको पब्लिश नहीं कर सकता। किसी ने रिसर्च करके दवा बनाई, तो 20 साल तक उसको पेटेंट मिलता है उसका। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई, ये सब क्या है? इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, ये सारे के सारे अमूर्त अधिकार है, ये दिखते नहीं है। जैसे मेरे को एक स्टेप आती है ये वाली, तो ये स्टेप मेरी है, दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, कथकली डांस मेरा है। योगा, योगा को भी पेटेंट करा रहे हैं लोग बाग, क्यों? इसीलिए तो है। पर ये वाली मिठाई आप नहीं बना सकते, ये वाली चीजें क्यों है? इसीलिए तो है। उस तरीके से चीजों को देखा जाता है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम विज्ञान। मीटरोलॉजिकल क्या होता है? मौसम विज्ञान। तो जो सुनामियां और ये सब आते हैं, बोलते हैं ना कि कौन सा चक्रवात आया, दाना चक्रवात आ गया था, और दाना नाम कैसे पड़ा? तो वही एक संगठन है पहले से, मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो बताता है कहाँ क्या आने वाला है, उसको क्या नाम दिया जाना है। तो सब देशों से, उस आसपास के क्षेत्रों से सबने नाम दे रखे अपने समूह, उनमें से वो चूज करता है, उनको नाम देता है, कितनी तीव्रता का है, क्या है, अलर्ट जारी करना, कोऑर्डिनेशन बैठाना सब देशों में, क्योंकि कह के तो नहीं आएगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी हमें उनके लिए स्टेशन बनाने हैं, वो सारे काम हमको यहाँ पे करने पड़ेंगे, है कि नहीं? वो चीज है। चलो, अब कुछ संगठनों पर मैंने तुम्हें बता ही दिया, फिर भी मैं थोड़ा सा और डिटेल बता दूं। जैसे खाद्य कृषि संगठन का काम क्या है? क्वालिटी फूड, ठीक है, भोजन, पोषण, कृषि के क्षेत्र में आजीविका, गांवों का विकास करना, और टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। टिकाऊ कृषि मतलब कृषि का वह प्रकार जो न केवल कम लागत में बल्कि लंबे समय तक वहन किया जा सके। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि अब आजकल हम बोलते हैं मिलेट्स को बढ़ावा दें, क्योंकि मिलेट्स वो फसलें हैं जो
क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलिएंट होती है। या फिर टिकाऊ कृषि में क्या चीज आती है, उन तरीकों का प्रयोग करना जो प्रकृति का शरण ना करे, जैसे कि जैविक खाद का प्रयोग करना, मल्चिंग का प्रयोग करना, हाँ, पराली या अवशेषों को ना जलाना, उनको ऑर्गेनिक खाद में बदलना, ये सारी चीजें वो टिकाऊ कृषि है। सतत विकास लक्ष्य का प्रयोग करना, और चूंकि देखो आने वाले समय में लड़ाई किस चीज की होगी, पानी और भोजन की सबसे पहले, इसीलिए एसडीजी गोल की जो सबसे पहली जो पहला गोल है वो क्या है, जीरो हंगर। एसडीजी गोल जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, सतत विकास लक्ष्य। 2015 में हमने 18 सतत विकास लक्ष्य अपनाए, ठीक है, 18 हमने गोल्स अपनाए हैं कि ये 18 गोल है जिन पे हम काम करेंगे। तो पहला है जीरो हंगर, भूख के सभी रूपों का अंत, कोई भूखा ना रहे। इंदिरा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई हो गई, अब पहले इंदिरा रसोई थी, फिर उससे पहले अन्नपूर्णा थी, फिर अब वापस अन्नपूर्णा हो गई, नाम परिवर्तन का खेल, ठीक है। चलो, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष, वही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाला बता दिया मैंने आपको पूरा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ये क्या करता है, लेबर कोड्स बनाता है, मजदूरों के सोने के अधिकार, एक दिन छुट्टी का अधिकार, ये अधिकार वो अधिकार, सारे अधिकार, हाँ, काम से जुड़े हुए जितने मामले हैं, बेकारी, बुढ़ापे में पेंशन, ये सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए, ये सब कौन करता है, ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी मिलना, उनके फंड्स कटना, ये सारी चीजें क्यों, उनको मेडिकल फैसिलिटीज, ऐसे कोई करता है क्या, नहीं करता। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका पूरा काम क्या है, समुद्री परिवहन को विनियमित करना, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, वहां से जो भी ढांचे बनाने हैं, समुद्र की सुरक्षा, पर्यावरण के कानून, ऑयल स्पिलिंग वाली घटनाएं समुद्रों में हो जाती है, क्लैशेस, चोरी डकैती, सब चीजों को रोकने के प्रयास। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मैंने बता ही दिया, यूनेस्को पर हमने बात ही कर ली, ठीक है, मतलब लगभग इन सब पर मैंने आपसे बात कर ली है। नेक्स्ट आता है आपके प्रोग्राम्स एंड फंड्स, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965 में आया, विकास संबंधी कार्यों को ये बढ़ावा देता है, विभिन्न देशों में योजनाओं को फंड करता है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, बच्चों से संबंधित मामलों में, आप देखोगे ना, वो स्कूल चले हम, तो पेंसिल के ऊपर इधर पीछे बच्ची बैठी है, इधर बच्चा बैठा है, बीच में लिखा था यूनिसेफ, एक कदम स्कूल की ओर, वो यूनिसेफ की तरफ से फंडेड स्कूल्स, वहां चलाया गया था ये संपूर्ण साक्षरता के कार्यक्रम, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, उसकी फंडिंग किसने की, यूनिसेफ ने। यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, तो पूंजी उत्पाद, पूंजी के विकास के लिए, ठीक है, या पूंजीगत संरचनाओं के विकास के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सब लोगों के लिए जीरो हंगर के लक्ष्य को तय करते हुए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, जितना भी पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए, तो बहुत से यूएनईपी के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं जैव विविधता और बाकी सब चीजों को बचाने के लिए। ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटाट, तो ये क्या करता है, सुलभ आवास उपलब्ध कराने के प्रयास करता है लोगों को। यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स, अन्य बाकी मुद्दों पे जहां भी जरूरत पड़ती है वहां आप भी बन सकते हो, यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर आप भी बन सकते हो। अब लास्ट मुद्दा देख लें कि आज संयुक्त राष्ट्र जो है, ये तो सब संयुक्त राष्ट्र काम कर रहा है, तो आपको कोई बोले कि संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्र को समझाइए, तो आप बता सकते हो कि आज संयुक्त राष्ट्र किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है। जहां संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग इन इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहीं संयुक्त राष्ट्र की कई विशेष एजेंसियां, संस्थान, कन्वेंशन, ये सब है जो यहाँ काम कर रही है। आज संयुक्त राष्ट्र न केवल कृषि, खाद्य, कृषि सुरक्षा, है ना, दूरसंचार, मौसम विज्ञान, ये वो फलाना ढीगड़ा, इन सब क्षेत्रों के अंदर काम कर रहा है? इसके अलावा इसके बहुत सारे फंड्स हैं, जो फंड्स जो हैं विभिन्न क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए काम कर, तो सारी चीजें आप एक एक करके वहां पर बता सकते हो। लेकिन अब कुछ चुनौतियां भी हैं, आज संयुक्त राष्ट्र उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए था। क्यों? तो भू राजनीतिक आक्रामकता और हठधर्मिता, पहला बिंदु। जियोपॉलिटिकल, एक जिसको बोलते हैं ना कि एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होने की भावना, वो आज देशों में प्रतिद्वंदी शक्तियां क्या कर रही हैं, संघर्ष को बढ़ा रही है। कोई सुन ही नहीं रहा। रूस चाहता है यूक्रेन को पूरा हड़प लो, और यूरोपीय देश चाहते नहीं, हड़पे मत, शांति का रास्ता कोई चाहता ही नहीं। तो इस तरह की हठधर्मिता की पद्धति क्या करती है, युद्ध छेड़ देती है, ठीक है।
तो डीप नेशंस जैसी जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, शेलो स्टेट और डीप स्टेट पढ़ा है ना आपने। ये शेलो स्टेट क्या चाहते हैं, उनको अपने हथियार बेचने, तो हथियार कब बिकेंगे, जब युद्ध होंगे, बीमारियां बढ़ेगी, तब दवाइयां कब बिकेगी, जब बीमारियां। तो ये प्रॉक्सी समूह होते हैं जो युद्ध छेड़ने के लिए समर्थन देते हैं। कुछ देशों के प्रभुत्व के कारण तटस्थ रुख अपनाने में असमर्थ है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी क्या है, सुरक्षा परिषद। तो जैसे कि मान लो कभी किसी आतंकवादी को घोषित करना है, उसके अंदर ही टांग अड़ा दी कि नहीं भाई, नहीं करने देंगे, पाकिस्तान का है, हमारे दोस्त का है। हो जाता है ना कभी कभी ऐसे, वो चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कुछ संघर्षों को रोकने में असमर्थ रहा, तो इन्हीं वजह से। तो एक तो कमजोरी ये हो गई। चुनौती क्या है, पहली तो हठधर्मिता, अपने वीटो का गलत प्रयोग, ठीक है, और प्रॉक्सी समूहों का समर्थन करना ताकि युद्ध की स्थिति चली रहे निजी लाभ के लिए। दूसरी बात है सैन्य हस्तक्षेप और शासन परिवर्तन की विरासत। भाई आप बार बार देख रहे हो कि संयुक्त राष्ट्र ने जितने भी हस्तक्षेप किए, उन्होंने कहीं पर कोई फायदा ही नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र के नाम पे खाड़ी युद्धों के बाद में अमेरिका ने वो करते हुए और आ, हमला किया इराक और कुवैत वाले युद्ध में। क्या परिणाम रहा उसका, क्या वहां आज तक शांति स्थापित हो पाई? आज भी टेंशन वाले एरिया में ही है वो, उसकी स्थिति अगर हम देखें तो टेंशन से ही है ना वहां पर, और क्या है, उनसे बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि आपकी विरासत ही ऐसी है, आप बार बार सैन्य हस्तक्षेप करते हो, कट्टरपंथी समूहों को आप बढ़ा रहे हो और ज्यादा। आपने अपने ही निजी लाभ के लिए उन्हें तैयार किया, बाद में फिर उनको दबाने की कोशिश करते हो, फिर वो दबते नहीं है। तालिबान आ ही गया ना वापस। तो ये सारी चीजें इनकी वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि शासन परिवर्तन की विरासत हम लेकर आए हैं, हमने जबरदस्ती सैन्य हस्तक्षेप किया दूसरे देशों के बीच में, तो सॉवरेनिटी जब उनकी डिस्टर्ब हुई, गड़बड़ाई, तो उन्होंने उसका विरोध किया, प्रतिकार किया। हर कोई करेगा, आपके साथ भी हो तो आप भी करोगे। थर्ड है संघर्षशील मानववाद। हर जगह पर संसाधन तो कम है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हर किसी को बेहतर जीवन चाहिए, लेकिन बेहतर जीवन अब सबको तो मिल नहीं सकता, लालच बढ़ता जा रहा है, पूंजीवाद हावी है। इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं सशक्तिकरण को रोका है। फिर बड़े देशों के द्वारा हाथ पीछे खींच लिए जाते हैं जब भी समय आता है तो ये भी एक चुनौती है। फिर संघर्षग्रस्त क्षेत्रों की स्थायी समाधान में असफलता। आप देख लो जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, वहां पर क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र असफल है। इतना पैसा और इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी वहां पर ये खड़े रहते हैं चुपचाप। क्यों? बड़े आका जो है वो चाहते ही नहीं। तो इन सब चीजों की वजह से भी इनकी स्थिति खराब है। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र वहां मदद भी कर रहा है, लेकिन वो मदद इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो बिल्कुल वहां के समाधान कर दे। भाई शांति वहां तब होगी जब, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ऐसे हमले उनके संसाधनों के लिए होते हैं। यूक्रेन पर हमला क्यों है? सिंपल सी बात। और अंत में यूएनएससी में सुधार। तो सुरक्षा परिषद के भीतर सुधारों की मांग रही है G4 राष्ट्र, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान। ये 4 देश चाहते हैं कि हमें भी शामिल करो, लेकिन इनको कोई शामिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सुधार अभी तक यूएनएससी में हो नहीं पाए। तो ये भी एक चुनौती है। तो ये कुछ वर्तमान की चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों का सामना करने में अभी तक संयुक्त राष्ट्र विफल रहा है। और इसीलिए जो भूमिका संयुक्त राष्ट्र निभा सकता था, वो भूमिका वो नहीं निभा पाया। ठीक है, ये है सिंपल सा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी इनकी आपको मेंबरशिप लेनी है, किनकी है? तो हमारी तो अच्छा, ये परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत को प्रयास करना होगा कि वो सभी वीटो पावर वाले देशों को एकजुट कर सके। अच्छा, जैसे कि आपको बोले 5 कंट्रीज को वीटो पावर है, तो जब ये ट्रांसफर हुआ था, तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, तो सब लोगों ने संविधान, उस समय जो प्रभावशाली थे उन्होंने बैठ करके किया था चर्चा। तो ब्रिटेन और यूएसए, रशिया, चाइना और फ्रांस, इन सब ने मिलकर के अपनी अपनी दावेदारी दिखाते हुए स्थायी सीट हासिल कर ली। भारत तो आजाद ही हुआ था, उसमें आजादी का संघर्ष लड़ रहा था, कहां बोलता। जापान दब चुका था, जर्मनी मर चुका था, ब्राजील था ही नहीं उस समय तक, मतलब था तो ऐसी स्थिति में था कि
मतलब वो भी वैसा ही था जैसे अपन थे। लैटिन अमेरिका की क्या हालत थी। तो आपको मैं ये अगर बोलूं कि प्रतिनिधित्व किसका है, संयुक्त उत्तरी अमेरिका का, यूरोप का, दो प्रतिनिधि यूरोप के, दो प्रतिनिधि एशिया के, जिसमें से रूस तो यूरेशिया का है, यूरोप और एशिया दोनों का था, अब एशिया का मान लेते हैं, ठीक है। और क्या नाम है इसका, उधर वो संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो ये जरूर भाई, जैसे हम बात फ्रांस की करते हैं, तो फ्रांस क्यों, ब्रिटेन क्यों, ठीक है ना। ये चीज कोई अपनी दावेदारी छोड़ेगा नहीं, जल्दी से देगा नहीं, और बहुत समय लग जाएगा। भारत अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का प्रयोग तो कर नहीं सकते, इसमें सॉफ्ट पावर का ही प्रयोग कर सकते हैं। जितने ज्यादा देशों का समर्थन और दबाव बनेगा, तभी जाकर के ये देश अपना हक छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई छोड़ता नहीं। तो प्रेशर कुकर में जब तक सीटी तब तक नहीं बजेगी, देखो उस लेवल पे प्रेशर नहीं आ जाएगा। हाँ सर, देखिए एक और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है उल्लंघन करने से उसके विरोध हाँ, कोई भी किसी तरह की कानूनी बाध्यता ही नहीं है। कानून। हाँ, ठीक है, चलो एंड करें।